बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। बाबा रामदास जी, आपका भी स्वागत। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, पिछले साल से जो आपने मुहिम छेड़ रखी है कुश्ती के जगत की असली कहानियों को और सच्चाइयों को बताने की, और उससे पहले से भी जब आपने अ, सुशील कुमार का भी प्रकरण बताया था, तब से एक ऑथेंटिक वॉइस के रूप में आपकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। और कुश्ती जगत की जितनी घटनाक्रम है उस पे एक मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम न्यूज ने भी इतनी बेहतर जानकारी या तथ्यपरक जानकारियां नहीं दी जो आपके माध्यम से आई है। इसी बेसिस पर जो कल एक घटनाक्रम हुआ है उस पे मैं आपसे जानकारी जानना चाहूंगा कि कल पुनिया साहब जो हैं वो तो, चलिए, धरना प्रदर्शन सब अपनी जगह है सर। अल्टीमेटली तो वो पहलवान है, कुश्ती करते हैं। और कल जो है उनका सारी पहलवानी दिख गई मैट पे। बहुत बुरी तरह हारे, एक जूनियर से हारे। और मैंने सुना है, जिसकी ताकीद मैं आपसे करना चाहूंगा कि भाई साहब मैट छोड़ के चले गए और डोपिंग टेस्ट भी से भी मना कर दिया उन्होंने। कितनी सच्चाई है सर इन बातों में? बिल्कुल, इट इज ऑल ओवर द मीडिया टुडे कि एक तो उन्होंने कंपटीशन बीच में छोड़ दिया। जब हारे ना, वो हारने के तुरंत बाद एरिना नहीं, वेन्यू छोड़ के निकल गए। और होता होता आमतौर पे क्या है कि जैसे ही फाइनल बाउट या अंतिम कुश्ती होती है, तुरंत वही मैट से उतरते उतरते ही नाडा वाडा वाले पकड़ लेते, आओ जी, पहले जरा एक डोप टेस्ट हो जाए, उसके बाद अगला काम होगा। तो लोग क्या करते हैं कि जो लोग डोप से डरते हैं आमतौर पे वो बीच कंपटीशन में भाग जाते हैं, कंपटीशन देते ही नहीं। कई लोग तो मैट पे आते ही नहीं। जैसे एक बार मुझे याद है, हमारी एक जूनियर नेशनल्स हो रही थी इंडिया में, तो वहां पे अफवाह फैल गई, सिर्फ अफवाह फैली थी कि नाडा आई हुई है, नाडा आई हुई है, नाडा आई हुई है। भाई साहब 70%, शुरुआती दौर की बात है ये, 70% पहलवान जी लोग मैट पे ही नहीं चढ़े। 70% कुश्तियां वॉक ओवर हुई थी फर्स्ट राउंड में। तो सर कल हुआ कि जैसे ही ये कुश्ती हारे हैं, इसके बाद ये थर्ड और फोर्थ की कुश्ती इनकी विशाल काली रमन से आ गई थी। पहली कुश्ती ये रविंदर से किसी तरह मर के, मतलब भाग भूग के चाहे जैसे जीते, उसमें भी ऑफिशिएटिंग वाज नॉट वेरी गुड। उसके बाद दूसरी कुश्ती ये 1-9 से हारे हैं। हार भी, देखिए एक बात बताऊं, वैसे संदीप भाई सही बताऊं आपको, हार जीत मैटर नहीं करती। कोई भी खिलाड़ी लड़ेगा तो हारेगा जीतेगा, सब कुछ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है द स्पिरिट। खेल भावना क्या है, द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है उस हार और जीत के पीछे। तो सर सबसे पहला तो इनकी जो दुर्भावना, ये बात समझ में आ रही थी कि नहीं, अगर एडहॉक कमेटी ट्रायल कराएगी तभी हम खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। उसका कारण है सर, एडहॉक कमेटी माने इनके घर की टीम, तो वेइंग इन में खतरे हो जाते हैं। मतलब 1-2 किलो ऐसे, चलो बेईमानियां आपको हमारे देश में पता है बहुत होती हैं। तो बिना वजन के ही वजन ले लिया। एक पहलवान बेचारा टूट टूट के वजन घटा के मरा हुआ है, तुमने वजन घटाया ही नहीं, 2 किलो तुम्हारा ज्यादा था, तुम्हारा वजन ले लिया। उसके बाद ऑफिशिएटिंग। और सर सबसे बड़ा पता है क्या होता है, रेसलिंग जगत का एक बहुत कड़वी काली सच्चाई बता रहा हूं। यहाँ हमारे यहाँ सेटिंग बहुत चलती है, कुश्ती का लेन देन चलता है, आ रहा है तो कुश्ती दे दे पहलवान जी आने। तो कल भी मैं पहलवान जी का तो नाम भूल रहा हूं, पता नहीं, एक बड़े मशहूर पहलवान थे कल, वो भी जो है अपने प्रतिद्वंदी से कल कुश्ती मांगते देखे गए। उनका एक पूरी लॉबी होती है, एक गैंग होता है जो कि जिससे कुश्ती लेनी होती है उसको घेर लेता है। तरह तरह के प्रलोभन, फायदे या वाह दिए जाते हैं, पैसे तक ऑफर होते हैं। कल भी हुए हैं, मैंने सुना है कि वो, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पहलवान जी उनकी, मतलब पता नहीं, मेरी अब बुढ़ापा आ रहा है सर, अब असर हो जाता है ना, 60 साल के हो गए अब हम भी।
पता नहीं क्या नाम था, अच्छा सा नाम है, बड़े अच्छे ओलंपिक में मेडल वेडल जीते हैं वो पहलवान जी। तो वो भी कल उन्होंने एक पहलवान से कुश्ती मांग ली थी, सेट कर ली थी। फिर पता नहीं कैसे गुड सेंस प्रिवेल हुआ, उस पहलवान को किसी ने समझा दिया कि अरे ये पहलवान जी का तो कोनो भविष्य है नहीं, तुम काहे अपना चौपट कर रहे हो। सरो अगर इनको दोगे ना कुश्ती तो सारी जिंदगी गलत गैंग में नाम लिखा जाएगा तुम्हारा। जब इतना समझाया तब जाके वो जो है फेयर कुश्ती लड़ने को तैयार हुए पहलवान जी। खैर छोड़िए उस बात को। तो कुश्ती में लेन देन भी सर बहुत चलता है, और यहां ही नहीं चलता, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चलता है, ओलंपिक्स तक में चलता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में चलता है। मैं आरोप लगा रहा हूं आज, पता है क्यों चलता है सर? कुछ हमारे दुनिया में ना सर बहुत गरीब कंट्रीज हैं, रशियन ब्लॉक पूरा, यहां हमारे यहां तो सर एक मेडल आने पे करोड़ों, 2-4 करोड़ नहीं, अगर एक बड़ा मेडल आ जाए ना सर तो पहलवान जो है 2-4-10-20 करोड़ कमा लेता है। और बहुत सारे ऐसे रशियन कंट्रीज है जहां $1,000 भी नहीं मिलता इनाम में। तो सर हमारे पहलवान जी लोग 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, $20,000 तक दे के 5-7-10 लाख, 20 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपया खर्च देंगे, और ओलंपिक लेवल पे कुश्तियां खरीदी जाती हैं। जी हाँ, इस बार भी बड़े प्रयास हुए हैं, और एशियन गेम में बड़े प्रयास हुए हैं। अच्छा, कौन लोग नहीं बिकते हैं? ईरान नहीं बिकता है, टर्की नहीं बिकता है, जापान नहीं बिकता, कोरिया नहीं बिकता, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज नहीं बिकते हैं, चाइना तो सवाल पैदा नहीं होता है। तो अगर इनसे कुश्ती फंस गई तब मुश्किल है। अगर बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फलानिस्तान, ढेकानिस्तान, जॉर्जिया, तिब्लिसी, हाई हाउ, ये जितने स्थान हैं, इनमें से अगर किसी से रशियन ब्लॉक से आ गई कुश्ती तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितने में लह जाए उतने में कुश्ती खरीद ली जाती। तो वापस कल वाली कमेटी पर आते हैं, कल वाली ट्रायल पर। तो भाई साहब तो, कुश्ती खरीदना चाह हाँ, रहे थे, नहीं तो खरीदते? एडहॉक कमेटी क्यों चाहते थे? क्योंकि एडहॉक कमेटी में ये सारी धुप्पल, ये सारा चल जाते। कारोबार चल जाता है। ऑफिशियल्स अपने मन के लग जाते हैं, ऑफिशिएटिंग में बहुत कुछ हो जाता है, दूसरे पहलवान पे ऑफ द मैट दबाव डाल दिए जाते हैं, है ना? इसलिए एडहॉक कमेटी कराएगी तभी लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। सर ये जो दो, और उसके लिए कोर्ट तक चले गए, और पूरी कुश्ती को एक तरह से ना बंधक बना लेना, ये गलत है सर। हम इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए सर, सृष्टि का नियम है, जूनियर बच्चे आएंगे, सीनियर जगह खाली करके शाबाश बेटा, वेल जी। सर अगर मैं दूसरे स्पोर्ट्स की बात करूं, क्रिकेट में क्या सचिन तेंदुलकर ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पिच पे नहीं खेलूंगा, खाली भारतीय पिच पे खेलूंगा? तो महान कैसे बनेंगे? हर बिल्कुल। पिच पे हर बॉलर को ठोका, इसलिए सचिन महान है ना। स्पोर्ट्स वाली बात है। जी। अब फिल्मों की बात कर ले, हॉलीवुड फिल्मों में जो आपने बताया कि कुश्ती बहुत बिकती है, अब वहां पे भी यही सब दिखाया जाता है कि यहाँ भी मिथुन और धर्मेंद्र कई बार पिटाए हैं बॉक्सिंग रिंग में, अंत में उठ खड़े हुए और हरा दिया। तो ये फिल्मों में तो बहुत ज्यादा दिखाया है जो आप बता रहे हैं। और नेक्स्ट में रॉकी बहुत बड़ा फिल्म है बॉक्सिंग के बारे में, सिल्वेस्टर स्टेलोन की 4th पार्ट है, उसमें तो वो रशिया में जाके रशिया के आदमी को हराता है, उस डिफिकल्ट कंडीशन में, उस टेम्परेचर्स में। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हमारा ही आदमी लड़वाएगा तभी हम लड़ेंगे, ये तो अजीब सी बात है। तो इट इज लाइक कि आप अपनी हार पहले कबूल कर चुके हैं, इट मीन्स दैट सर। और अच्छा, जैसा आपने बताया डोपिंग टेस्ट से ये भागे हैं, हाँ। तो डोपिंग टेस्ट से भागने का मतलब है कि आप शायद कर रहे थे इसीलिए आप भगे वहां से, आप अब टेस्ट नहीं देना चाह रहे। अब तो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस वायलेशन, अवॉइडिंग अ डोपिंग टेस्ट। अभी क्या है कि आजकल नाडा और वाडा ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि जो भी ओलंपिक या वर्ल्ड लेवल के प्रोबेबल्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, तो उनको अपने वेयर अबाउट्स देने होते हैं हर हफ्ते, कि इस पूरा हफ्ते में मैं कहां पर उपलब्ध रहूंगा। जैसे 2 दिन के लिए मुझे इंदौर जाना है तो मैं बोलूंगा कि
मंडे ट्यूसडे आई एम इन इंदौर, बाकी 5 डेज आई एम इन दिल्ली। ठीक, इसको वेयर अबाउट्स बोलते हैं, जिससे कि नाडा वाडा या डोपिंग एजेंसी कहीं पर भी आपको अचानक पकड़ के आपका डोप ले सके, टेस्ट ले सके कि आपने कहीं कुछ लिया तो नहीं है। तो सर इसको बोलते हैं वेयर अबाउट्स। अभी पीछे एक दो हमारी बड़ी पहलवान, महिला पहलवान भी अपने वेयर अबाउट्स में फेल हुई हैं, हुँ, तो उनको बाकायदा वार्निंग मिली है। और साल में अगर 2 से ज़्यादा वेयर अबाउट अगर आपका वायलेशन हो जाए, तो आपको शो कॉज हो जाता है और कई बार तो सज़ा मिल जाती है, बैन लग जाता है। पर ये तो सरेआम ये वेयर अबाउट नहीं था। ये तो आप डोप टेस्ट जब देने की पारी आई तो एरिना छोड़ के भाग गए। ये बहुत सीरियस वायलेशन है और आई एम वेरी मच श्योर कि आज शाम तक नहीं तो नाडा जो है वो इनसे शो कॉज कर देगी इनको कि आपने डोप टेस्ट नहीं दिया, आप भाग गए, तो क्यों ना आपको ये मान लिया जाए कि आप जो हैं आपने वायलेट किया है। और सबसे बड़ी बात थर्ड फोर्थ की कुश्ती थी सर, एक कुश्ती भी इनको और लड़नी थी, वो कुश्ती छोड़ के भाग गए आप। विशाल कालीरमन से, वही इनका चिर पुराना प्रतिद्वंदी, और जिसमें 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया गया था कुश्ती पे, उनसे कुश्ती थी, वो नहीं लड़े। तो इट वाज अ वेरी बैड शो, बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और सर एक बात बताऊं, इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, इन्हीं सब हरकतों से मिट्टी में मिल जाती है। जी। और आपने जो इज़्ज़त की बात की, और मैं सर एक सवाल और है और उसके बाद एक सवाल और है ध्यान में आ रहा है। पहले इसका जवाब अगर आप दें। डोपिंग आदमी करता है अपने आप को प्रतिद्वंदी के ऊपर हावी करने के लिए। अगर ये मान लेते हैं कि इन्होंने की है तो, क्योंकि ये इन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, अपना सैंपल नहीं दिया, इसका मतलब ये एक बार जो है कि प्राइमा फेसी मान लिया जाता है। तो यदि किया भी होगा तो तब भी तो 9-1 से हारे। अगर न किया होता तब कितने से हारते? सर डोप जो है ना, एक लेवल के बाद 20 को 21 बना सकती है, कभी 19 को भी 21 बना लेती है, 15 को 21 नहीं बना पाती सर। और सर एक बात और बताऊं आपको, वो तो पुरानी कहावत है कुश्ती में कि दादा लाई नहीं है कुश्ती सर, जो करता है उसी की रहती है, उसी की, किसी के प्रति वफादार नहीं होती। जो मेहनत करता है कुश्ती उसकी है। और ये जीवन के हर फील्ड में है, नॉट व्हाई ओनली रेसलिंग। हुँ, और दूसरी सर एक और है कि लगे दाव, हमारी कुश्ती में एक और कहावत है, लगे दाव का तोड़ नहीं और चढ़ते पट्टे की जोड़ नहीं। अगर दाव लग गया, कल वो जो दाव लगा है ना इनके ऊपर, सर ऐसे ऊपर से आके चारों खाने चित्त ऐसे मैट पे गिरे हैं, तो लगे दाव का तोड़ नहीं और उभरते पट्टे की जोड़ नहीं। जोड़ेंगे। सर हाँ, पट्टा शब्द क्या है, जो नया बच्चा निकल रहा होता है, जो है ना, जो अभी नया नया जवान हुआ उसको पट्टा बोला बोला जाता है। शब्द पट्टा, बहुत सारे लोग पट्टा वर्ड का मतलब नहीं जानते। हुँ। जो नया बच्चा निकल रहा होता है ना, हर खेल के नया, अपने जार्गन्स होते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। जी। तो उभरते पट्टे की जोड़ नहीं सर। पुराना बुजुर्ग सीनियर पहलवान ना उभरते पट्टे का मुकाबला नहीं कर सकता सर। उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हुँ, होती है, अच्छा उसकी हुँ, रिकवरी अच्छी होती है। हमारे यहाँ रेसलिंग क्या है सर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दी गई है, क्योंकि आपको एक ही दिन में 4 कुश्ती लड़नी है मिनिमम। और हुँ, एक कुश्ती के बाद दूसरी कुश्ती 15-20 मिनट बाद आ जाती है। तो और हुँ, पहली कुश्ती में ही सर इतनी ताकत लग जाती है, इतनी जान लग जाती है कि दूसरी कुश्ती तो आप, और उसके बाद आपने वेट रिड्यूस किया हुआ है, सुबह 8 बजे आपने वजन दिया है, पिछले 6 दिन से हुँ। 8 दिन से आपने खाना नहीं खाया था, यू आर टोटली डिहाइड्रेटेड, वजन दिया और 1 घंटे बाद कुश्ती लड़ रहा है, तो रिकवरी के लिए टाइम नहीं है। फिर अपना यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में रेसलिंग को इतना टफ बना दिया है कि ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। अब इसमें क्या है सर, पहली कुश्ती तो किसी तरह ये पुराने बुजुर्ग खलीफा लोग जो हैं, अनफिट लोग, पहली तो निकाल लेते हैं सर, दूसरी तीसरी चौथी नहीं निकलती। तो दूसरी कुश्ती में बोल गए, पहली कुश्ती किसी तरह लड़े, हुँ,
और सर हम लोग तो सर जो सीनियर हम लोग जो पुराने कोचेस हैं, हम तो रिफ्लेक्सेस, शरीर के रिफ्लेक्सेस क्या है, डिफेंस के रिफ्लेक्सेस क्या हैं? बॉडी लैंग्वेज क्या है, चेहरे की, हैं? मतलब हर चीज़ से पता लग जाता है ना कौन कितने पानी में है। तो फिर अगेन कमिंग बैक टू क्रिकेट कि ये दिन में एक कुश्ती जो है T20 टाइप है और दिन में 4 कुश्ती टेस्ट मैच है। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है, सर्वाइव और सस्टेनेंस वाली बात है। टिक सकते हो क्या? दूसरी बात सर ये जानना चाहता हूँ, जो आपने कहा चेहरा बड़ा, बड़ा चेहरा मतलब इज्जत जो कमाई जाती है, तो इज्जत जो बनती है समाज में, इन लोग को जब ये मेडल जीतते हैं तो एक फ्री प्रेस मिलता है, हर जगह सम्मान मिलता है, समाज के चर्चित चेहरे हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है कि उस चेहरे के, उस बड़े हुए चेहरे का, उस बने हुए नाम का अब करना क्या, कैपिटलाइज करना है। अभी तक तो कुश्ती लड़ी गई, अब चलो उससे भविष्य के लिए कुछ पैसा कमा लिया जाए। तो ब्रांड्स मिलते हैं और ये कहीं कुछ इवेंट्स में जाते हैं या कहीं सम्मान होता है, धनराशि मिलती है। ज्यादातर पैसा जो है ब्रांड्स के थ्रू आता है कि किसी स्पोर्ट्स ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हो गए, ये सब हो गए। मुझे ध्यान है सर कि ऑफ कोर्स साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये लोग बड़े चर्चित चेहरे हो गए और इनके पीछे ब्रांड्स लग गए कि भाई हम तुमको पैसे देंगे, आओ हमारे यहाँ ब्रांड, हमारे यहाँ के चेहरे बनो आप। स्पोर्ट्स या जो भी हो, विदाउट स्पोर्ट्स के भी, गाड़ियों के भी हो जाते हैं इन लोग के तो आजकल। हर चीज का होता है, साबुन तेल क्रीम कंघी पूरी एक पीआर एजेंसी या एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज होती हैं सर, जो ये काम करती हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो इन लोग को मैनेज करते हैं, इनका पूरा धंधा मैनेज करते हैं। उनके पास बड़ी कंपनीज जो हैं जाती हैं कि हमको अपना ये सामान बेचना है। अब मिक्सी है, सुजाता है, वो पंकज त्रिपाठी जी बेच रहे हैं, तो पंकज त्रिपाठी जी को कैसे पता कि कौन बना रहा है सुजाता मिक्सी? बीच में एक एजेंसी है जिसके पास सुजाता जाती है, कहती है मेरे पास 50-60 करोड़ रुपया है, हमको खर्चा करना है, आप बताओ हम कौन सा चेहरा लेके जा सकते हैं। तो वो पूरा एक तंत्र है, बॉम्बे और बैंगलोर बेस्ड है। तो इन लोग के पास भी ब्रांड जा रहे थे कि हाँ भाई आप हमारा चेहरा बने। WFI ने शायद ये कहा कि कोई डायरेक्ट ब्रांड पार्टनरशिप नहीं होगी, कोई ब्रांड आएगा उसकी सारी की सारी क्या कहते हैं, उसकी सारी शर्तें वो WFI के अंतर्गत होंगी। WFI करेगा और वो बताएगा कि कौन सा आपको कहाँ पे ब्रांड ओनरशिप करनी है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। कारण नहीं, इसका शायद ये था कि नो, नो, नो। इनडिसिप्लिन हो जाता है। अब ब्रांड्स, आप जा रहे हैं शूटिंग करने, ऐड करने, ये क्रिकेटरों पे भी बहुत ज्यादा ये तोहमत लगती है कि तुम ऐड से पैसा कमा रहे हो, क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तो पूरा इनडिसिप्लिन हो जाता है। तो शायद WFI ने कहा था और उसके बाद ये घटनाक्रम आया कि नहीं अब WFI पे हमको कब्जा करना है। इसमें कितनी सच्चाई है सर कि ये लोग हर ब्रांड से डायरेक्ट डीलिंग करना चाहते थे, ब्रांड इनसे डायरेक्ट डीलिंग करना चाहता था। और वो जो ब्रांड न्यू पीआर एजेंसी क्या करती है कि अब उसने आपको पकड़ लिया, उसने आपको पैसा दिया, आपको पैसे की सोर्स ऑफ इनकम वो पीआर एजेंसी हो गई, ब्रांड एजेंसी हो गई। अब वो कहती है कि चलो धरने पे भी एक ट्वीट कर दो, खालिस्तान पे भी एक ट्वीट कर दो, ये राजनीतिक मामले में भी अपनी जो है कुछ बता दो, इसके भी पैसे मिलेंगे। रिहाना का क्या मतलब था भारत के खालिस्तान आंदोलन से, किसान आंदोलन से? ट्वीट किया, पैसा मिला, ट्वीट किया। सो ये ब्रांड एजेंसीज के साथ इनका जो कोलैबोरेशन होने वाला था, उसके बीच में राह का रोड़ा थी WFI। और इस वजह से ये WFI पर कब्जा करना चाहते थे और इस वजह से ये सारे इन्होंने आंदोलन किए सड़क पे उतर के। क्या ये भी एक लिंक है क्या सर? सर उस ये आपने जो है ना सिर्फ यू हैव टॉक्ड अबाउट द जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम्म। ये तो हिमखंड का सिर्फ आपने टिप दिखाया है। हिमखंड 99% तो समुद्र के नीचे होता है। हम्म। सर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हिंदुस्तान में कुछ बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं। और गड़बड़ी सर वहां से शुरू हुई थी कि इन कंपनीज ने कैडेट लेवल पे जब 16-17 साल का जो बच्चा होता है ना, उन्हीं बच्चों को फंसाना शुरू कर दिया था कि अब मान लीजिए एक बच्चा है जो जीवन में पहली बार कैडेट लड़ने गया, गरीब बच्चा है गांव का। तो जैसे ही वो कैडेट लड़के गोल्ड मेडल जीता, तो एक आदमी उसके पास लाख रुपया लेके पहुंच गया। अब जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी 10,000 रुपया नहीं देखा, उसको कोई लाख या 2 लाख रुपया दे रहा है, तो वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा।
तो कहेगा बेटा तुम बहुत अच्छे हो, शाबाश, तुम पहलवानी करो, तुम्हारी व्यवस्था हम करेंगे, ये लो ₹1,00,000 महीने का खर्चा, ये हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, शाबाश, और आगे तुम जो भी तुम करोगे हम तुमको। तो लड़के को लगता है कि यार वाह, साल का ₹2,00,000 दे रहा है, ₹1,00,000 एडवांस दे रहा है, तो वो तुरंत 20-25 ठो कागज होता है, उस पे साइन कर देता है। विजेंदर ओलंपिक चैंपियन बॉक्सर के साथ एक कंपनी ने यही किया था, और 10 साल के लिए एक बॉन्ड भरवा लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट भरवा लिया। इनको पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ₹1,00,000 में वो साइन कर लिया था। उसने इनसे ये लिखवा लिया था, अपने मेरे साथ जो बैठते हैं ना भाई साहब पंघाल साहब, वो इसके बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पंघाल साहब से एक इंटरव्यू कीजिए कि ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज कैसे बच्चों को फंसाती हैं। तो सब उस कंपनी ने विजेंदर से ₹10,000 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि अगले 10 साल तक तुम हमारे बंधुआ मजदूर हो। अब विजेंदर को क्या पता था कि मैं किस पे साइन कर रहा हूं, और कंपनी को क्या पता था कि ये कल को ओलंपिक चैंपियन बन जाएगा। और विजेंदर जैसे 100 बच्चों से जो कैडेट में फर्स्ट आ रहे हैं, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, तो कोई ना कोई तो निकलेगा ही अगले 10 साल में ओलंपिक चैंपियन। और 100 बच्चों को ₹1,00,000 हर साल का दिया, तो इतने करोड़ रुपया ना खर्च किया साल का। तो साल का आप 10 करोड़ रुपया मान लीजिए, इस तरह से सब बच्चों को साइन करके कर रहे हो 20 करोड़। उसमें से एक भी अगर ओलंपिक चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन निकल गया, तो वो तो आपको 1,000-2,000 करोड़ कमा के देगा। तो ये धंधा था सर। और ये कंपनियां एकदम छोटे बच्चों को ही कॉन्ट्रैक्ट लेके फंसा रही थी। तो ऐसे में फिर WFI आई कि कोई पहलवान किसी भी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। जिस कंपनी को भी WFI के किसी पहलवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे थ्रू आओ। अब सर बच्चा है, वो नहीं जानता कानूनी दावपेच, परंतु WFI तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर अपॉइंट कर सकती है, क्यों? तो आप मान लीजिए वो कंपनी है, आपने एक पहलवान से कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट WFI में सबमिट कर दीजिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर है, जो हमारे पैनल पे है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, डील वो साइन करेगा। बच्चा साइन करेगा, पर डील में वो बीच में बैठेगा, वो डील साइन करवाएगा। अब बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता ना। तो सर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी के बीच में रोड़ा बन गई थी WFI कि हम अपने किसी पहलवान को आपसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने देंगे। सर पूरा धंधा ही बैठ गया। इसलिए इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय दैट कंपनी टू कि WFI। ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आपको, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं जी। तो सर ये WFI पे कब्जा करने की जो राजनीति है सर, ये बहुत बड़ा, अगर इसकी सर मैं आज एक बात कर रहा हूं मैं आपको, इस पूरे घटनाक्रम की CBI जांच होनी चाहिए। आज मैं मांग कर रहा हूं आपसे कि ये जो पूरा पिछले 1-1.5 साल से घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरीके से कुश्ती को नुकसान पहुंचाया गया है, कुश्ती को बंधक बनाया गया है, कुश्ती को हाईजैक करने की कोशिश हुई है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। अब इस पे एक सवाल और सर, मेरे ख्याल से वो अंतिम सवाल होगा आज के लिए, बाकी भविष्य के लिए सवाल बहुत है। होता क्या है, एक फिल्म आई थी ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन, अमेरिका में थी। उसमें क्या था, 2 जर्नलिस्ट थे, वाटरगेट कांड, जो हमारे यहाँ पे जितने कांड हुए सबके आगे गेट लग जाता है ना, कोलगेट कांड, 2G गेट या इस तरीके से, तो वो गेट शब्द आया, वाटरगेट कांड था अमेरिका में। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां के प्रेसिडेंट थे, और ये था कि किसी ऑफिस में अपने आदमी भेज के वहां से कुछ वो जानकारी निकलवा रहे थे। तो 2 जर्नलिस्ट पीछे लग गए और अंततः उस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो इसको वाटरगेट कांड बोलते हैं। वो बिल्डिंग का नाम वाटरगेट बिल्डिंग था, कुछ ऐसे था।
तो उन 2 जर्नलिस्ट को अंदर की जानकारी एक आदमी दे रहा था, उसका नाम था डीप थ्रोट। उसका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है बहुत बाद में खुला, बहुत बाद में खुला। तो ये जर्नलिस्ट एक जगह जाके अटक गए, इनको समझ में नहीं था क्या करें। तो वो इनसे मिलता है, कहता है फॉलो द मनी। और ये जर्नलिस्टिक दुनिया का सर बहुत बड़ा टैगलाइन बन गया, फॉलो द मनी। कि अगर आपको किसी चीज की तह में जाना है या निकालना है, तो आप उसके मनी एंगल को देखो। तो आपने जो कहा कि ये कंपनी का, ये पहलवानी है, ये लोग आके सड़क पे बैठे हैं, ये कुछ बच्चियों को लाके कि हम पे अत्याचार हुआ, आरोप हुआ, ये सबको अगर हम एक बार साइड रख दें, इसका बेनिफिशियरी कौन है? फाइनेंशियल बेनिफिशियरी कौन है, या किसका नुकसान हो रहा है? भाई सड़क पे कोई बैठेगा तो कोई पैसा खर्चा करेगा ना। तो जो आपने बताया कंपनी जो बाहर की आई है, और इसको जो ये सारे लड़कों को, बच्चों को फंसा के अपने कॉन्ट्रैक्ट करके, और विजेंदर, और होता क्या है सर, फंसाने के लिए तो ड्रग्स भी दिए जाते हैं ना। अगर मुझे किसी से काम कराना है, तो या तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट से बांध लूं, या मैं उसकी कोई ऐसी कमजोर नस पकड़ लूं जिससे मैं उससे अपना काम करवा सकूं। तो जब एक खिलाड़ी को, मैं तो इतनी भूमिका इसलिए बनाई क्योंकि जब एक खिलाड़ी को, खिलाड़ी से आपको कोई अपना काम करवाना है, या वो चर्चित चेहरा हो चुका है, और उसको चेहरा आपने बनाया, पीछे से पूरी मीडिया आपने लगा के उसको चेहरा बनाया, उसको इंटरव्यूज करवा रहे हो, उसको सब कुछ करवा रहे हो। तो और भाई एक आंदोलन चल रहा है, उसमें मीडिया क्यों पार्टिसिपेट करेगी? मीडिया को पैसा दिया जाता है कि जाके कवर करो, तब ये चर्चा बढ़ेगी। तो उस मीडिया को पैसा देने वाला कौन है? तो फॉलो द मनी। और मैं इसमें यही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ड्रग्स वगैरह देकर भी खिलाड़ियों की को कमजोर बनाया जाता है, या उनकी कमजोर नस पकड़ी जाती है, और तब उनसे वो सारे काम करवाए जाते हैं कि सड़क पे जाके धरना करो? क्या ये भी एक एंगल हो सकता है? सर आज की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। अब जिस चीज में कॉरपोरेट वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें इतने अमेरिकन बड़े कॉर्पोरेट, यूएस कॉर्पोरेट। कि कोई भी कॉरपोरेट, सर इंडिया में भी बहुत बड़े हम्म। बड़े कॉरपोरेट्स हैं, तो जिस हम्म। जिस फील्ड में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इन्वॉल्व हो जाए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाए, जहां गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाए। सर एक बात बताइए ना, मतलब पिछले 1 साल से खेल मंत्रालय की गतिविधियां आपको संदिग्ध नहीं लग रही? एक हाईकोर्ट का जज इतना ऊट पटांग फैसला दे सकता है कि नहीं ट्रायल तुम नहीं, तुम कराओ। एक ऐसी एजेंसी को ट्रायल कराने के बोलते हैं जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। तो सर जहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो एनीथिंग इज जी पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर, हमको तो खेल मंत्रालय के अलावा जुडिशरी का भी बहुत सारा चाल चरित्र है जो संदिग्ध दिखता है। इस सिर्फ इस इस मामले केस में में नहीं। तो सर जुडिशरी पे भी सवाल उठेंगे अब। हम्म। इस पूरे सर प्रकरण वहां में मत उठाए। जितनी बार हम्म। जुडिशरी इन्वॉल्व हुई हम्म। है। ठीक है, जुडिशरी तो बीसीसीआई पे भी इन्वॉल्व हो गई थी, बीसीसीआई को भी टेम्परेरी बेसिस पे उसने अपने कब्जे में ले लिया था। सब कोई करना चाहता है, दुधारू गाय को सब कोई दूहना चाहता है। मतलब पॉइंट इसकी, मैं आपसे अब आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सर, कि अब क्या? यह सब तो हो गया, अब ओलंपिक्स में क्या हमारे बच्चे जा पाएंगे, या ये मंथन काल चल रहा है जिसमें पुराने सारे पाप, पुराने सारे मवाद निकलने जरूरी है? जी बाबा जी। सर देखिए ओलंपिक क्वालिफायर में तो टीम जा ही रही है। कल ग्रीको रोमन और फ्रीस्टाइल की टीम डिक्लेयर हो गई है। जो ओलंपिक वेट कैटेगरीज 6-6 होती है ना, हम्म। 18 बच्चे, 12 कल डिक्लेयर हो गए थे, 6 लड़कियां आज डिक्लेयर हो जाएंगी। बाकी नॉन ओलंपिक वेट्स जो हैं उनकी आज चल रही है। वो एशियन चैंपियनशिप में नॉन ओलंपिक वेट भी पार्टिसिपेट करने हैं ना, तो ओलंपिक वेट तो कल हो चुके हैं, नॉन ओलंपिक वेट्स की आज होगी। तो जो लोग कल हारे हैं वो आज भी खेल सकते हैं, ये एक उन्होंने एडेड। तो ठीक है, ओलंपिक क्वालिफायर में तो भारत की टीम जा रही है, पर सर जो मोराल है ना, मोराल बहुत डाउन है। क्योंकि जब आप इतने संघर्षों से निकल के आते हैं, अब आप देखिए कि परसों कल ट्रायल हुई है, परसों रात तक भी ये तय नहीं था कि ट्रायल होगी कि नहीं होगी, होगी तो कहां होगी। मतलब कल आपको कुश्ती लड़नी है और आज शाम तक आपको पता नहीं है, रात तक कि हो कहां होगी, कैसे होगी, जाना है कि नहीं जाना है। ऐसी सर तो यू फोकस मेंटली, सर वो जो मानसिक प्रिपरेशन होती है वो कैसे होगी?
और मैं आपको बता दूं, मैं आज तो नहीं ब्रेक कर रहा हूं, मैं अगले वीडियो में एक बहुत बड़ी विस्फोटक जानकारी ब्रेक करूंगा कि कुश्ती बहुत बड़े गंभीर खतरे में है। मैं अपने दर्शकों को प्लीज नोट कीजिए, कुश्ती जगत बहुत ही गंभीर संक्रमण काल से गुजर रहा है और अभी आज से 15 दिन पहले एक और बहुत गंभीर घटना हुई है कुश्ती जगत में, जो अभी तक किसी को मालूम नहीं है और बहुत थोड़े से लोगों को मालूम है, पर उन्होंने उसकी चर्चा नहीं की है। मैं इसकी चर्चा अपने कुछ पहले तो एक वकील से और कुछ लोगों से सलाह लेके कि इसको मैं मुद्दा बनाऊँगा। बहुत अच्छा, हमारे यहाँ फिर समाज में और बहुत सारे लोग ना कहते, नो, नो, डोंट डिस्कस इट, पुट इट अंडर द कारपेट। मेरा है कि नो, आई विल नॉट पुट इट अंडर द कारपेट। अगर कहीं चूहा मरा है तो उस पे सेंट मत छिड़को, उस पे को बोरी से मत ढको। बिल्ली ने अगर पॉटी की है तो उस पे बोरी मत रखो, उसको साफ करो। सेंट छिड़कने से बदबू नहीं जाएगी। पर कुश्ती जगत में इतना घिनौना काम शुरू हो गया है, जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इसकी चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। जी, बेशक आप और बेहतर यही रहेगा सर कि कारपेट के अंदर डालने से अच्छा है कि नो, नो, कारपेट नो। जो आपकी आदत रही है कि कारपेट ही खींच लो हाँ, पाँव के बिल्कुल। नीचे से और कारपेट को झाड़-पोंछ के पहले टाँगो साफ करने के लिए, बाकी जो नीचे की सफाई है वो तो की जाएगी। तो चलिए सर, ओके। बाबा जी बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत ज़्यादा और बहुत अद्भुत जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, इसके क्लिप्स अगर हो सके हम कोशिश करेंगे शॉर्ट्स बना के शेयर कर सकें। ये इस बात को शेयर करना इतना ज़रूरी है क्योंकि ये बात सिर्फ़ कुश्ती जगत की नहीं है। आपको लगता है कि यार ये तो कुश्ती मैटर है, हमसे क्या मतलब है, परिवार से क्या मतलब? नहीं, क्योंकि यही खेल ब्रांड्स के माध्यम से और ये बड़े फॉरेन कॉर्पोरेट्स हर तरफ से हमारे जीवन में हर तरफ से, बॉलीवुड है, वहाँ भी यही सब गंदगी है। उनको भी यही लोग इसी प्रकार के माध्यम से जो है वो कंटेंट हमारे आपके बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं। मैं कल सर ट्रेन में था, मैंने कहा एवरीबॉडी वाज़ ऑन देयर मोबाइल वाचिंग नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, वो सब कंटेंट जो है पूरी तरह से, और कराने वाले यही सब हैं। और अमेरिकन कॉर्पोरेट्स की बात मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज़ दे गो फॉर द किल, उनको कोई मोरालिटी नहीं है। भारतीय कॉर्पोरेट्स में फिर भी इतनी सी मोरालिटी संस्कार होगा, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स में एक पैसे की मोरालिटी नहीं है, दो दे डोंट केयर अबाउट यू एंड एनी मनी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका इज़ नॉट फॉर यू, इट्स ओनली फॉर देम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बाबा जी फिर से आप, संदीप मैं उम्मीद सं करूँगा। जी सर, संदीप मैं भाई उम्मीद करूँगा आप ये ब्रेकिंग हमको दें। जी, संदीप भाई बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूँ कि ये वीडियो प्रारब्ध पे भी जाएगी। प्रारब्ध मेरा अपना जी, चैनल है, तो जी, प्रारब्ध को फ़ॉलो कीजिए। हालाँकि प्रारब्ध को जी, बहुत प्यार मिल रहा है, हैं? जी। मेरे सारे प्रारब्ध के सारे दर्शक मेरे दर्शक हैं, मेरे सारे दर्शक प्रारब्ध के दर्शक हैं। तो संदीप भाई सब सो नाइस, प्राकृतिक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार।